चैप्टर 6 कमी और जरूरत में अंतर। नवीन कार ड्राइव कर रहा था। फ्रंट मिरर से वो आशी को देखता है। रजत अपने फोन में बिजी रहता है। थोड़ी दूर ड्राइव करने के बाद मोशन सिकनेस की वजह से उसे वोमिटिंग जैसा लगने लगती है। वो गाड़ी को इशारे से रोकने कहती है। नवीन गाड़ी रोकता है। स्वर्णिम सड़क किनारे जाती है। सभी गाड़ी से उतरते हैं। रजत को भी उसकी फिक्र होती है। नवीन पानी की बोतल उसे देता है। आशी का ध्यान उसकी गाड़ी में जाता है। नवीन, अचानक से क्या हुआ आपको? आशी, डीजल व्हीकल लाइक बस। आपकी ये कार डीजल वाली है। मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है। मिनी को स्पेशली। नवीन, बताना चाहिए न। आशी, याद ही नहीं रहा। मिनी, तुम्हें तो ध्यान रखना चाहिए न। स्वर्णिम, ज्यादा दूर नहीं था तो। आशी, तुम्हारे पास में टैबलेट होगी, मैं देखती हूँ। आशी उसके पास से टैबलेट लाती है, उसे दे देती है। टैबलेट लेने के बाद नवीन कहता है कि नवीन, आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। इट्स नॉट सेफ। स्वर्णिम, हाँ, वैसे भी हम हाईवे रोड में से जा रहे हैं, पूरे 1 घंटा लगेंगे घर पहुंचने में। सभी कार में बैठने जा रहे हैं। तभी रजत कहता है कि रजत, वेट ए मिनट, आई एल जस्ट कम। नवीन, चाबी दो कार की। नवीन रजत को कार की चाबी दे देता है। रजत कार फ्रेशनर लगा देता है, स्प्रे कर देता है, मिंट की गोलियां लेकर आता है। रजत, ये लो मिंट, टेक दिस, यू विल फील बेटर। स्वर्णिम रजत से मिंट ले लेती है। उसे पहले से बेटर लगता है। जब सभी कार में बैठ रहे होते हैं तभी नवीन कहता है कि नवीन, मिनी आप फ्रंट सीट पर बैठिए, आपको स्मेल नहीं आएगी। भाई, आप कार ड्राइवर कर लो प्लीज। रजत, ओके। रजत ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। स्वर्णिम भी फ्रंट सीट पर बैठ जाती है। रजत स्वर्णिम के पास की विंडो ओपन कर देता है, ड्राइव करने लगता है। नवीन कहता है कि नवीन, रेडियो ऑन करो ना। रजत स्वर्णिम दोनों एक साथ सिस्टम ऑन करने जाते हैं। फिर एक बार दोनों के हाथ टच हो जाते हैं। दोनों को एक अलग ही फीलिंग महसूस होती है। दोनों के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। स्वर्णिम अपने आप को संभालते हाथ पीछे करते हैं। रजत भी अपने आप को झटकते हुए म्यूजिक सिस्टम ऑन करके ड्राइव करने लगता है। रजत मन में कहता है कि रजत मन में, जब मैं इसे टकराता हूँ मुझे इतना अजीब क्यों लगता है। हॉट बीट फास्ट चलने लगती है। कैसी फीलिंग है? ऐसी फीलिंग मुझे कभी नहीं हुई जैसे इसके पास होती है। स्वर्णिम मन में, जब मैं इस खड़ूस के पास होती हूँ मेरी दिल की धड़कन बुलेट ट्रेन की तरह चलने लगती है। ऐसी फीलिंग कभी फील नहीं हुई है। तभी रेडियो पर आरजे बोलता है कि ये बसंत मौसम की गुलाबी ठंड जिसमें चांद भी अपने शबाब में है, ऐसे मौसम में हम आपको सुनते हैं एवरग्रीन सॉन्ग। क्या सॉन्ग होते हैं, आपका दिल भी गुनगुनाने लगेगा। इस सॉन्ग प्ले बैक सिंगर है लता मंगेशकर जी और मुकेश जी। ये गाना फिल्माया गया है राज कपूर और नरगिस जी पर। ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे, वो चांद प्यारा प्यारा। ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे, वो चांद प्यारा प्यारा। क्यों ना आग सी लगा के, गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता, मौसम का ये इशारा। नवीन और आशी एक दूसरे देखते हैं, गाने में खो जाते हैं। इठलाती हवा, नीलम सा गगन, कलियों पे ये बेहोशी की नमी, ऐसे में भी क्यों बेचैन है दिल, जीवन में ना जाने क्या है कमी। क्यों ना आग सी लगा के, गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता, मौसम का ये इशारा। ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे, वो चांद प्यारा प्यारा। जो दिन के उजाले में ना मिला, दिल ढूंढे ऐसे सपने को, इस रात की जगमग में डूबी, मैं ढूंढ रही हूँ अपने को। वही इसी अंतरे में स्वर्णिम भी रजत को बीच बीच में देख रही थी। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर आ रही थी। वो हल्की मुस्कान के साथ ड्राइव कर रहा था, बहुत हैंडसम लग रहा था। ऐसे में कहीं क्या कोई नहीं, भूल से जो हमको याद करे, एक हल्की सी मुस्कान से जो सपनों का जहां आबाद करे। ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे, वो चांद प्यारा प्यारा। क्यों ना आग सी लगा के, गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता, मौसम का ये इशारा। ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे, वो चांद प्यारा प्यारा। ये अंतरा बजते ही रजत स्वर्णिम की ओर देखता है, जैसे उसे स्वर्णिम की तलाश रही हो। विंडो से चांद की रोशनी स्वर्णिम के चेहरे पर आ रही थी। हवा के चलने से चेहरे पर बाल आ रहे थे, जिन्हें वो एक हाथ से समेटते हुए गाना गुनगुना रही थी। हल्की मुस्कुराहट से उसके गालों पर डिंपल आ गया था। वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसको देखकर रजत को भी सुकून मिल रहा था। ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे, वो चांद प्यारा प्यारा। क्यों ना आग सी लगा के, गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता, मौसम का ये इशारा।
ये गाना खत्म होते ही नवीन कहता है कि नवीन ये भेड़ाघाट रोड है ना। स्वर्णिम हाँ क्यों? नवीन मुझे भेड़ाघाट जाना है। आशी इस वक्त। स्वर्णिम अभी 11 बज रहे हैं, अभी तो और मजा आएगा, धुआंधार वाटरफॉल लेजर शो। नवीन भेड़ाघाट चलो न। रजत पर ये रास्ता। स्वर्णिम आप यहाँ से लेफ्ट टर्न ले लो। नवीन नेविगेटर है हमारे साथ। रजत स्वर्णिम के कहने पर लेफ्ट टर्न लेता है। धुआंधार वाटरफॉल आते हैं, सभी कार उसे उतरते हैं। रजत और नवीन तो उस जगह को देखते ही रह जाते हैं। चारों तरफ संगमरमर ही संगमरमर है, दूध जैसी सफेद नदी, चांद की रोशनी, गजब लाइट इफेक्ट्स। नवीन वाओ इट्स रियली ब्यूटीफुल। ये लोग सब तरफ घूमते हैं। तभी धुआंधार वाटरफॉल के पास स्वर्णिम खड़ी हॉट है। वाटरफॉल की कुछ बूंदें उसके फेस पर आ जाती है, उसके चेहरे पर डिंपल आ जाते हैं। रजत तो उसे देखता ही रह गया। नवीन बोलो न भाई। रजत इट्स रियली ब्यूटीफुल। नवीन की नज़र आशी पर जाती है, वो हील वाली सैंडल से चल नहीं पाती है। नवीन उसकी हेल्प करता है और दोनों का बैलेंस बिगड़ता है, दोनों गिरने वाले होते हैं। तभी नवीन बैलेंस करते हुए दोनों को गिरने से संभाल लेता है। कुछ देर दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं, फिर दोनों संभालते खड़े होते हैं। चारों कुछ देर घूमते हैं, फिर रजत को भूख लगने लगती है। तभी वो एनर्जी ड्रिंक ढूंढता है, पर नवीन की कार थी, उसमें एनर्जी ड्रिंक नहीं थी। तभी स्वर्णिम वहां आती है, उसके हाथ में एक प्लेट थी जिसमें गक्कर और बैगन का भरता, वहां लोकल फूड था। पीछे नवीन और आशी आ जाते हैं। नवीन देखकर कहता है कि नवीन वाओ मुझे भी कुछ खाना था। आशी इतनी रात में हैवी नहीं हो जाएगा, पार्टी में नहीं किया। स्वर्णिम वो क्या है न, ज्यादा कुछ नहीं कहा, खाए है सूप और सलाद जैसे घास फूस, तुम्हें ही मुबारक हो। रोज रोज कोई इसे कैसे खा सकते हैं? ये लो आप लोग इसे खाओ। रजत नहीं, मैं इसे नहीं खा सकता। स्वर्णिम क्या है, नवो काका उधर बना रहे थे, उनकी भी हेल्प हो जाएंगी। रजत इट्स अनहाइजेनिक। स्वर्णिम अरे खा के तो देखो। नवीन भाई न दिन में सलाद, ब्राउन राइस, खिचड़ी, सूप इस टाइप का फूड खाते हैं। वो अपनी डाइट को लेकर बड़े पार्टिकुलर है। आप तो खाओगे ना? मुझे बैगन भरता उतना अच्छा नहीं स्वर्णिम लगता, पर ठीक है। नवीन एक प्लेट ले लेता है, आशी भी ले लेती है। तभी नवीन कहता है कि वो देखो वहां बैठकर खाते हैं। स्वर्णिम एक प्लेट रजत के पास एक प्लेट रख देती है, रजत भी ले लेता है और वो साथ में भी आ जाता है। वो लोग जब खा रहे होते हैं तो स्वर्णिम अपने बैग से चकली का पैकेट निकाल कर खाने लगती है। तभी नवीन आप ये क्यों नहीं खा रहे हैं? स्वर्णिम बैगन भरता मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, मैंने खा लिया जो खाना था। नवीन इट्स वेरी नाइस। अच्छा मैं आप लोगों से एक बात पूछूं? आशी क्या? नवीन मन्नत और योजना जी को लेकर आप दोनों इतने श्योर कैसे हो? I mean ये भी तो हो सकता है कि एक तरफा प्यार हो मन्नत ही, यू नो वॉट आई एम ट्राइंग टू से। आशी अगर मन्नत भाई योजना से अपनी दिल की बात कर देंगे तो हो सकता है। रजत तुम सब लोग किस बारे में बात कर रहे हो? नवीन मन्नत भाई को प्यार हुआ है इस बारे में मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अगर मेरे माइंड में क्लियर हुआ तो ही मैं हेल्प करूँगा आप लोगों की। रजत क्या? एनीवेज तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। स्वर्णिम आप लोग बिजनेसमैन की तरह सोच रहे हैं, इसलिए आप पहले फायदा के बारे में सोच रहे हैं। प्यार सोच समझकर थोड़ी होता है। नया आजकल के जमाने में प्यार व्हाट्सएप की डीपी की तरह चेंज होता है। आशिक लोग प्यार और अट्रैक्शन में फर्क नहीं समझते। रजत नवीन तेरी बात सही है, लोग प्यार भी अपना फायदा देखकर करते हैं, फायदा नजर नहीं आ रहा तो चेंज। स्वर्णिम वो इसलिए हो रहा है कि लोग प्यार नहीं समझ पाते हैं, इसके भी बहुत सारे स्टेप होते हैं। शुरुआत प्यार से होती है, उसके बाद जब प्यार परवान चढ़ता है तो इश्क में बदलता है, इश्क से मोहब्बत फिर प्रेम में बदल जाता है। रजत ये सब मूवीज में होता है, रियल लाइफ में नहीं। रियल लाइफ प्रैक्टिकल सोचना पड़ता है। नवीन मैं आपकी बात समझा नहीं। स्वर्णिम सुनिए, आप मेरी तरह शाहरुख खान जी के बहुत बड़े फैन हैं, तो रजत इस बात का क्या कनेक्शन है? स्वर्णिम देखिए, डर मूवी में शाहरुख खान जी का प्यार एक तरफा था, पैशनेट लव था, जो अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक डीडीएलजे में इश्क वाला लव था। रजत अब ये डीडीएलजे क्या है? स्वर्णिम ओएनजी कानों में हाथ रखते हुए, आपको नहीं पता, आप आज के जमाने को हो ना, बाबा आदम के जमाने हो। रजत व्हाट डू यू मीन? नवीन भाई मैंने आपको ये मूवी दिखाई थी, आप कैसे भूल गए? रजत इट्स जस्ट ए मूवी। स्वर्णिम इट्स नॉट जस्ट ए मूवी, इट्स नॉट ए मूवी,
इट्स मैजिकल लव स्टोरी बॉलीवुड की टॉप 10 मूवीज में से एक। आपको ये भी पता क्या है आपको? आशिक मिनी कंट्रोल। वो क्या है ना, शाहरुख की बहुत बड़ी फैन है इसलिए सिटी हो जाती है। हर किसी को नहीं पता होता। नवीन ओ हेलो, आई थिंक सबको पता है। स्वर्णिम, हर किसी को पता है। ये दुनिया के पहले इंसान होंगे जो नहीं जानते। आपको बिजनेस के अलावा कुछ पता है कि नहीं? आशी, अभी हम मुद्दे से भटक गए हैं। मिनी, रजत, लेट्स कम टू द पॉइंट। लव, नवीन, हाँ तो आप क्या कह रही थी डीडीएलजे में इश्क वाला? स्वर्णिम, उसका प्यार सच्चा था तो राज की सिमरन उसे मिल गई। राज ने गलत तरीके से अपने प्यार को नहीं पाया। वीर जारा मूवी में डिवोशनल वाला प्यार था, जैसा मीरा ने किया था कृष्ण से। तो रजत, तुम कहना क्या चाहती हो? नवीन, मुझे कुछ समझ में आ गया। हमें डीडीएलजे वाला प्यार बनाना है। स्वर्णिम, येस, गिव मी हाई फाई। रजत, बनाना है का क्या मतलब? ये हमारे हाथ में थोड़ है। स्वर्णिम, पहले आप डीडीएलजे मूवी देखो फिर पूछना। मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करनी जो डीडीएलजे का फुल फॉर्म नहीं जानते। स्वर्णिम की बात सुनकर रजत को गुस्सा आता है। फिर वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए बोलता है कि रजत, ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में अपना वक्त बर्बाद नहीं करो। आजकल जरूरत के हिसाब से प्यार होता है। जरूरत जैसी प्यार वैसा। स्वर्णिम, चाहे प्यार एक तरफा हो या दोनों तरफ से, प्यार की कमी को कोई दूर नहीं कर सकता। मन्नत भाई का प्यार एक तरफा भी हुआ न तो कभी हाँ कभी न मूवी के शाहरुख जैसा होगा, या ए दिल मुश्किल के शाहरुख के रोल जैसे, या मोहब्बतें मूवी के राज आर्यन जैसे। प्यार की कमी को कोई जरूरत नहीं पूरा कर सकती। रजत, दोनों एक ही बात है। स्वर्णिम, जरूरत और कमी में बहुत गहरा अंतर होता है। स्वर्णिम के ऐसा बोलते ही रजत को अपने पिता के बात याद आती है। उसके पिता ने भी यही कहा था। वही सोचते हुए रजत मन में कहता है कि रजत, इसने भी यही बात बोली जो उस दिन डैड ने कही थी। दोनों में अंतर कैसे हुआ समझ में नहीं आता। तभी स्वर्णिम कहती है कि स्वर्णिम, जरूरत की भरपाई की जा सकती है, कमी की नहीं। ये बात 16 आने खरी है। नवीन, सही कहा आपने। रजत सवालिया नजरों स्वर्णिम को देखता है। मन में कहता है कि रजत, मैं ये लड़की सच में पागल है। इसे समझ नहीं आ रहा दोनों एक है। मैं इससे ऐसा सवाल पूछूंगा कि इसकी बोलती बंद हो जाएगी, खुद ही हार मान लेगी। मन में इतना बोलते ही उसके फेस में कुटिल स्माइल आ जाती है। रजत कहता है कि रजत, अगर तुम मेरे 2 सवालों का जवाब दे दोगी तो मैं मान लूंगा तुम सही हो। अगर तुम नहीं दे पाई तो तुम मान लेना मैं सही हूँ। स्वर्णिम, मेरे सही या गलत जवाब देने से क्या होता है? जो सही है वो सही है। रजत डेविल स्माइल देते हुए, क्या हुआ, डर गई? स्वर्णिम, पूछिए। रजत, तुमने कहा था प्रेम सच्चा होता है, तो मुझे ऐसे नाम बता दो जो प्रेम दीवाने हैं। हीर रांझा, लैला मजनू का नाम छोड़कर ऐसा कोई है जो प्रेम की कसौटी पर खरा उतरा हो, जिनका प्रेम सच्चा हो, उनकी कमी पूरी ना हो पाई हो, जरूरत पूरी हो गई हो। मेरा दूसरा सवाल, प्रेम की क्या ताकत है? स्वर्णिम कुछ देर चुप रहती है। उसकी चुप्पी देखकर रजत एक डेविल स्माइल के साथ उससे कहा, रजत, क्या हुआ मिस सुनामी? हलचल बंद हो गई। इतना बोलकर वो जाने लगत है। तभी स्वर्णिम उसे कहती है कि स्वर्णिम, नाम तो बहुत है, आप किस कर बोलूं इसलिए चुप हो गई थी। आपने राधा कृष्ण राम सीता का नाम तो सुना होगा। प्रेम की पूरी दुनिया पूजा करती है। कृष्ण जी कसौटी खरा उतरा, इनका प्रेम की पत्नियां थीं, फिर भी राधा की कमी कोई पूरी नहीं कर सका। इसलिए आज भी कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाता है। राम सीता भी राम और सीता भगवान के बीच वियोग रहा। राम जी के जीवन में सीता जी की कमी कोई पूरी नहीं कर सका। जब उन पर दूसरे विवाह का दबाव बनाया गया कि आपको दूसरी शादी करने की जरूरत है, तो उन्होंने सीता जी सोने की मूर्ति के बनवा कर जरूरत पूरी कर दी, पर सीता जी की कमी को पूरा नहीं कर पाए। आपका दूसरा सवाल का जवाब, प्रेम की ताकत से पार्वती जी ने बैरागी शिव को भी बैराग छोड़ने को मजबूर कर दिया था। उनके प्रेम की ताकत है, इसलिए सभी सुहागन औरतें कुंवारी कन्या गौरी पूजा करती हैं, ताकि उन्हें भी उनके शिव मिल जाए। जो कपल्स होते हैं न, उन्हें लोग गौरी शंकर या राधा कृष्ण की जोड़ी कहते हैं। प्रेम की ताकत से एक साधारण इंसान एक महान कवि बन गए। न्यू वेडेड कपल्स को गिफ्ट में राधा कृष्ण की तस्वीर देते हैं मूर्ति। आपको जब किसी से सच्चा प्यार होगा न, तब आपको समझ आएगा प्रेम क्या होता है, कमी और जरूरत में क्या अंतर होता है। ऐसे सवालों के जवाब से कुछ भी साबित नहीं होगा। आशिक, बहुत देर हो गई, 12 बज रहे हैं, हमें घर चलना चाहिए। सभी कार की ओर जाने लगते हैं।
रजत को पहली बार किसी की बातें दिल तक छू गई थी। वो एकदम निशब्द था। नवीन मन में कहता है कि नवीन, आप जितने कठोर दिखाते हो उतने हो नहीं। स्वर्णिम आपको बहुत अफेक्ट करती है, इतना मैं जान गया हूँ। जो मैं सोच रहा हूँ अगर वैसा ही है तो मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। बस आप अपने दिल की सुनो। स्वर्णिम ही है जिसे आपके नेम फेम फर्क नहीं पड़ता, जो आपके जिंदगी में ठहराव ला सकती है। सभी कार में बैठ जाते हैं। चैप्टर 7 इधर कुआ उधर खाए। जब चारों कार में बैठते हैं तो सभी आंखें बंद कर लेते हैं। रजत ड्राइव कर रहा था। ड्राइव करते करते स्वर्णिम की बातों को सोच रहा था, इसलिए वो गलत टर्न ले लेता है। गाड़ी की स्पीड ज्यादा थी। टर्न लेते समय स्वर्णिम आंखें खोल लेती है। स्वर्णिम जगह देख के कहती है कि स्वर्णिम, आपने गलत टर्न ले लिया, हम शहर के बाहर जा रहे हैं। रजत, मैप गलत नहीं बताएगा। स्वर्णिम, अरे यहाँ का चप्पा चप्पा मुझे पता है, हम गलत जा रहे हैं। इससे हम 4 km आगे निकल जाएंगे, फिर से हमें पूरा शहर क्रॉस करना पड़ेगा अपने घर तक पहुंचने के लिए। रजत, मुझे भटकाने की कोशिश नहीं करो, लेट मी फोकस ऑन ड्राइविंग। स्वर्णिम, ये मैप भी बता रहा है रॉन्ग डायरेक्शन, आप मेरी बात मानते क्यों नहीं हो? रजत, क्योंकि तुम्हारी बातें सेंसलेस होती है। देखना तुम, जब मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगा तब तुम्हें समझ में आएगा। सूरत का होकर जबलपुर के बारे में जानता हूँ। रजत, आर्यन अपना काम एकदम परफेक्ट करता है। कुछ देर बाद रजत एक पतली गली से जाता है। वहां जाने का कोई रास्ता नहीं होता। वो कार से उतरकर देखता है। स्वर्णिम भी कार से उतरकर देखती है और रास्ता रजत को फ्रस्ट्रेट देखकर हंसने लग जाती है। उसके ऐसे हंसने से रजत को गुस्सा आ जाता है। रजत, व्हाट्स सो फनी, व्हाट्स सो फनी, बहुत हंसी नहीं आ रही तुम्हें? स्वर्णिम, बहुत कहाँ, बस मीडियम हंसी आ रही है। रजत, आर्यन का हर काम परफेक्ट होता है। क्या डायलॉग बाजी करते हैं आप, मुझे फिल्मी कहते हैं। रजत, ये जो कुछ भी हुआ ना, तुम्हारी वजह से। स्वर्णिम फिंगर दिखाते हुए, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे दोष नहीं देना। आप अपनी गलती मान लेंगे तो छोटे हो जाएंगे क्या? रजत फिंगर दिखाते हुए, देखो तुम, जितना दिमाग तुम मुझसे बहस करने में लगाती हो ना, अगर तुम अपने काम में लगाती कहाँ से कहाँ पहुँच गई होती। स्वर्णिम, आप जो शेखी बघार रहे ना, अगर मेरी बात मान ली होती तो घर पहुंच जाते। आमिर खान नहीं हो आप जो आपका हर काम परफेक्ट होगा। तभी रजत का फोन का रिंग होता है। पापा का नाम फ्लैश होता है। रजत रिसीव कर ही रहा होता, उसका हाथ से फोन स्लिप होता है। वो उसे पकड़ लेता है पर गलती से स्पीकर ऑन हो जाता है। प्रेम जी, किट्टू, तुम हमेशा कहते थे न कि डैड मेरा काम परफेक्ट होता है, पर तेरा काम इम्परफेक्ट रहा है हमेशा से। अपने आप को आमिर खान समझना बंद करो। फोन स्पीकर पर होने की वजह से स्वर्णिम भी सुनकर हंसने लगती है। रजत थोड़ा एम्बेरस होता है। वो अपने फोन को स्पीकर से हटाने की ट्राई करते हैं पर नहीं होता। रजत, वो डैड। प्रेम जी, वो क्या कर रहे हो? टाइम देखा है, क्या हुआ है? एक फोन नहीं कर सकी तुम? रजत, लिस्टन डैड। प्रेम जी, लिस्टन डैड के बच्चे, बड़ा शौक है न तुझे इम्पोर्टेड घड़ियां की रोलेक्स वॉच खरीदने का? इतना महंगा स्मार्टफोन है, हर 3 मंथ में अपना फ़ोन चेंज कर देते हो या तोड़ देते हो। उसमें टाइम नहीं देखा, अपने फादर से बात करने के लिए एक फ़ोन नहीं किया। तुम घर आओ, तेरी सारे घड़ी फ़ोन पानी में डाल दूंगा। रजत, डैड मैं जबलपुर में हूँ। प्रेम जी, हाँ तो मैं भी जबलपुर में ही हूँ, बा जहाँ रुकी है वहीं हूँ मैं। रजत, क्या आपने बताया नहीं? प्रेम जी, तूने भी तो नहीं बताया। रजत, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ओके बाय। रजत फ़ोन रख देता है। स्वर्णिम की तरफ देखने लग जाता है। स्वर्णिम हंस रही होती है खिलखिलाकर। उसके फेस पर डिंपल आते हैं। वो बहुत ही सुंदर लग रही होती है। रजत उसकी ओर जाता है, उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचता है। दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं। रजत ने उसकी बाह बड़ी जोर से पकड़ी थी। स्वर्णिम छुड़ाने की कोशिश करती है पर रजत की पकड़ बहुत मजबूत होती है। रजत स्वर्णिम को देखता है। वो थोड़ी घबराई हुई सी थी, माथे पे कुछ पसीने की बूंदें थी। वो अपनी कड़क आवाज में धीमे से कहता है कि रजत, क्या हुआ? डर गई मुझसे? स्वर्णिम हकलाते हुए, नहीं, मैं नहीं डरती किसी से। उसकी फेस के एक्सप्रेशन देखकर उसके फेस में डेविल स्माइल आ जाती है। उसके चेहरे कुछ बाल आ रहे होते हैं जिन्हें रजत अपने एक हाथ से हटाता है। रजत, अब हंसो, हंस कर दिखाओ, मैं भी देखूं किस बात पर हंसी आ रही है इतनी। स्वर्णिम, देखिए, हमें निकालना चाहिए, हमें देर हो रही है। रजत, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। डोंट चेंज द टॉपिक। स्वर्णिम, हम आपके सवाल देना जरूरी नहीं समझते।
रजत सीधे बोल दो ना, तुम्हारे पास मेरे सवालों के जवाब नहीं है, तुम हार गई है। स्वर्णिम आप मेरी हर बात को हार जीत के नजरिए से क्यों देखते? रजत मैं ऐसा ही हूँ, तुम मेरे सवालों के जवाब देने के बदले सवाल क्यों पूछती हो? स्वर्णिम हम भी ऐसे ही है, अब चले देर हो रही है, हमें छोड़ दीजिए, दर्द हो रहा है। स्वर्णिम के बोलते ही रजत उसके आंखों में देख रहा था, वो उसकी आंखों में पड़ने की कोशिश कर रहा था, वो उसकी आंखों में दर्द देख सकता था। रजत छोड़ देता है, स्वर्णिम के हाथ में निशान पड़ जाता है। तभी वहां कुत्ते भौंकने की आवाज आती है। थोड़ी दूर पर दो कुत्ते खड़े होते हैं। स्वर्णिम उन्हें देखकर बहुत डर जाती है। वो अपनी कार का दरवाजा ओपन करने की कोशिश करती है पर होती है। वो रजत को बुलाती है, रजत के पास चाबी। स्वर्णिम रजत जी कार अनलॉक कीजिए, घर नहीं जाना क्या, देर हो रही है। स्वर्णिम के ऐसे बोलने से रजत को हैरानी होती है। वो मन में कहता है कि रजत ये इतने अच्छे से बोल रही है, जरूर कोई बात है। स्वर्णिम अब मैं आपसे अच्छे से बोल रही हूँ तब भी आपको डाउट हो रहा है, कमाल है। स्वर्णिम के बोलने पर उसे हैरानी होती है, इसे मेरे मन की बात कैसे पता चल जाती है। तभी कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है जिससे स्वर्णिम डर कर चीख जाती है। रजत को समझ आ जाता है, उसे कुत्तों से डर लग रहा है। वो कुत्तों को बुलाने की कोशिश करता है। तभी स्वर्णिम डरते हुए बोलती है कि स्वर्णिम ये क्या कर रही हैं आप? रजत क्या? स्वर्णिम कुत्तों को क्यों बुला रहे हैं? रजत वो बहुत दूर है। स्वर्णिम आप कार अनलॉक कर दीजिए, फिर आपको जो करना है वो करे। रजत क्या कहा? स्वर्णिम हमें कुत्तों से बहुत डर लगता है। रजत में सुनामी को किसी से तो डर लगता है, चलो इसी बात पर एक डील करते हैं। स्वर्णिम क्या? रजत मैंने रॉन्ग टर्न लिया है, ये तुम किसी को नहीं बताओगी, तभी कार अनलॉक होगी। बोलो ये डील मंजूर है? स्वर्णिम मंजूर, पक्का प्रॉमिस, अगर हम सही सलामत हुए तभी ये गलती छुपा सकते हैं। स्वर्णिम के बोलने के बाद रजत को उसके फेस के एक्सप्रेशन मजा आता है। वो कार अनलॉक करता है, स्वर्णिम कार में बैठ जाती है। रजत भी ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। उसे शरारत सूझती है, वो अपने फोन से कुत्ते की भौंकने की आवाज निकलता है। स्वर्णिम अपने पैर ऊपर करके बैठ जाती है, सिकुड़कर उसको ऐसे देखकर। रजत कहता है कि रजत लगता है कार में लकी जाग गया, हमारा कुत्ता था कार में। स्वर्णिम आपने पहले क्यों नहीं बताया, मैं कभी नहीं आती। रजत वो बहुत तेज काटता है। स्वर्णिम और डर जाती बच्चों की तरह घबराती हुई राम राम बोलने लगती है। रजत को स्वर्णिम बहुत ही क्यूट लग रही थी। स्वर्णिम अब क्या करेंगे? रजत वो देखो कुत्ते भी कार के पास आ गए, कार के अंदर भी कुत्ता है, अब तुम क्या करोगी? इधर कुआं उधर खाए कि ये सुनकर स्वर्णिम अपना मुंह घुटने में छिपा लेती है और कहती है स्वर्णिम हे भगवान, मुझ पर ये पहाड़ जैसा संकट आ गया है, इससे छुटकारा दिलाओ। उसको ऐसा करते देख रजत को हंसी आ जाती है। वो खिलखिलाकर हंसने लग जाता है। उसकी हंसी सुनकर नवीन और आशी भी उठ जाते हैं। नवीन रजत को हंसता देख बहुत खुश होता है, मन में कहता है कि नवीन कितने सालों बाद आपको ऐसा हंसते देखा है, मुझे तो याद भी नहीं लास्ट आप कब हंसे थे। यही लड़की आपके अंदर के रजत 2.0 को बाहर ला सकती है, जो हमने भी नहीं देखा। आशी कुछ बोलने वाली होती है, तभी नवीन उसके मुंह पर हाथ रोककर मना करता है और इशारा करता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। कुछ हलचल से दोनों का ध्यान भंग होता है। फिर धीरे से हाथ हटाकर इशारे से सोने का बोलता है। दोनों फिर आंखें बंद कर लेते हैं। स्वर्णिम रजत को हंसते देखती है और हैरान हो जाती है। उसे समझ आ जाता है। फिर उसके दिमाग में आइडिया आता है। वो ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे उसे वोमिटिंग हो रही है। रजत कहता है कि रजत तुम वोमिट होने वाली है क्या? स्वर्णिम हाँ, आप कार ड्राइव करो ना, हवा आएगी तो फीलिंग बेटर, नहीं तो कार में ही। रजत वेट, आई ड्राइव। स्वर्णिम जल्दी। रजत अपना ड्रामा बंद करो, पता है मुझे। स्वर्णिम अगर हुई तो मुझे मत कहना। रजत में सुनामी, विंडो ग्लास थोड़ा नीचे करो, हवा आएगी, यू फील बेटर। रजत कार स्टार्ट करके बैक करके ड्राइव करने लगता है। स्वर्णिम उसको देखकर विनिंग स्माइल देती है। तभी रजत कहता है कि रजत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। स्वर्णिम जब घी सीधी उंगली से न निकले, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती। रजत तुम धीरे नहीं बोल सकती क्या? मेरा भाई तुम्हारी बहन सो रहे हैं, हमारी नींद बिगड़ी है, उनको तो सोने दो कम से कम। रजत के ऐसा बोलने से नवीन और आशी हल्की सी स्माइल दे देते। रजत को क्या पता कि वो उठ चुके हैं। स्वर्णिम आंख तो हमारी भी लग गई थी, पर रजत ओके।
स्टॉप, डील याद है न? प्रॉमिस इज प्रॉमिस। स्वर्णिम हाँ याद है। आप ड्राइव करो, हम नहीं सो रहे, आपसे बात करते रहेंगे ताकि आपको नींद न आए। रजत मुझे कोई बात नहीं करनी, तुम मत कहो कुछ भी। स्वर्णिम हमें सही सलामत घर जाना है, इसलिए हम तो करेंगे बात, साथ तो देना पड़ेगा न, भले पार्टनर कैसा भी हो। इस तरह दोनों नोक-झोंक कर रहे हैं। नवीन और आशी उनकी नोक-झोंक एंजॉय करते हुए सो जाते हैं। चैप्टर 8 बैटल इज ऑन। रजत ड्राइव कर रहा है, थोड़ी नोक-झोंक चल रही होती है। तभी रजत कहता है कि रजत आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, जस्ट शट अप। स्वर्णिम ओके। स्वर्णिम चुप होकर अपना फोन देखने लग जाती है। कुछ वीडियो देखकर उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। उसको चुप देखकर रजत को अजीब लगने लगता है। वो जानबूझकर गाड़ी थोड़ी रफ चलाता है, जिससे स्वर्णिम रजत की ओर आ जाती है। रजत को बात करने का मौका मिल जाता है। वो अपनी तरफ से रजत तुम ठीक से नहीं बैठ सकती क्या? स्वर्णिम गलती आपकी है, आपने जानबूझकर ऐसी ड्राइविंग की है ताकि मेरा सिर फूट जाए। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। रजत आर यू मैड, हैव यू लॉस्ट इट? ऐसा करके मुझे क्या मिलेगा? स्वर्णिम आपकी ईगो को सेटिस्फैक्शन। असुरी आनंद। सिल्वर असुरी आनंद का क्या अर्थ है? स्वर्णिम देखा मिस्टर इम्परफेक्ट, आप परफेक्ट नहीं हो। अगर होते तो आपको सीधी सादी हिंदी समझ में नहीं आती, दूसरी भाषा क्या समझ आएगी? रजत तुम क्या बचपन में सिर में चोट लगी थी क्या? स्वर्णिम नहीं, क्यों? रजत तुम्हें खुद बात समझ नहीं आती है एक बार में हिंदी लैंग्वेज में? ऐसे ही किसी का दिमाग खराब नहीं होता। स्वर्णिम आप कहना चाहते हैं कि मेरा दिमाग खराब है? रजत तुम जितनी स्टूपिड डम्प दिखती हो उतनी हो नहीं, ये तुम्हें समझ आ गया। ग्रेट। स्वर्णिम मैं स्टूपिड हूँ? रजत देखा एग्री कर रही हो। स्वर्णिम मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। रजत अगर तुमसे कोई सवाल करता तो जवाब देने के बदले उससे सवाल करती हो, इसे स्टूपिडिटी कहते हैं। सबको यही लगता है कि तुम्हारा दिमाग हिला हुआ है। स्वर्णिम तो हमसे बात ही क्यों कर रहे हैं? रजत मैंने तुमसे से क्या पूछा था? सुरती आनंद टाइप कुछ बोला था ना, मैंने उसका मतलब पूछा था क्या होता है, तुमने उसके बदले में क्या पूछा? आप इम्परफेक्ट हो। स्वर्णिम मैंने पूछा नहीं बताया, आप इम्परफेक्ट हो। वो सुरती आनंद नहीं होता, असुरी आनंद होता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज में विलेन नहीं होते हैं, जिसे सबको परेशान करने में खुशी होती है, उसे असुरी आनंद कहते हैं। रजत अच्छा, खुद क्या हो बोलो। तुम्हें सीट बेल्ट लगानी चाहिए थी न, क्यों नहीं लगाई? फ्रंट सीट पर जो भी बैठता है उसे सीट बेल्ट लगानी चाहिए, ये ट्रैफिक रूल्स है। गलती तुम्हारी है। स्वर्णिम बताना चाहिए था न। रजत इसमें भी मेरी गलती है। स्वर्णिम हाँ। रजत लो घर आ गया। स्वर्णिम फाइनली। आशी उठो, घर आ गया। रजत तुम्हारे साथ अब तक का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का। स्वर्णिम रजत को गुस्से में देखती है हुई कार से उतरती है। आशी भी कार से उतरती है, घर चली जाती है। रजत गाड़ी लेकर अपने घर चला जाता है, वो भी अपने घर पहुंच जाता है। स्वर्णिम के घर सुबह के 9 बजे सभी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे हैं। स्वर्णिम ये लीजिए पोहा जलेबी। प्रेम जी भाई वाह, मजा आ गया। आशी आप लोगों कोई दिक्कत तो नहीं हुई न रात में? दादी अरे नहीं, बड़ा मजा आया। आशी प्रणाम दादी। प्रणाम अंकल, मैं निकलती हूँ, आज मुझे कॉलेज मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेने जाना है। ओके बाय। स्वर्णिम पानी की बोतल तो ले लो। आशी घर से निकलती है, वो एप्पल खा रही होती है। ऑटो वाले को रोकती है। आशी भैया हितकारिणी कॉलेज चलोगे? ऑटो मैडम कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आशी के पीछे से नवीन आकर बोलता है, नवीन भैया आप जाओ, चलिए मैं आपको आपके कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ। आशी नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। नवीन मुझे आपके कॉलेज ही जाना है, चलिए रास्ते में बताता हूँ। आशी ओके। नवीन आशी को अपनी कार में बैठाता है। नवीन ड्राइव कर रहा होता जाए। आशी आपको हमारे कॉलेज से क्या काम है? नवीन मुझे अभी अपने मैनेजर से पता चला है कि आपके कॉलेज में जो मेडिकल इक्विपमेंट आते हैं उसे हमारी मैन्युफैक्चर करती है। वैसे इस डील के लिए हर बार मेरा मैनेजर आता है, पर मैं यहाँ हूँ तो सोचा मैं खुद अटेंड कर लूँ। आशी वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। नवीन वैसे आपने क्या सोचा है? आशी इंटर्नशिप ज्वाइन करूंगी, पीजी के लिए अप्लाई करूंगी। जॉब के साथ नवीन शर्मा इंडस्ट्री आर्यन इंडस्ट्री के साथ मर्ज हो गई है। फार्मेसी, मेडिकल, हॉस्पिटल मैनेजमेंट ये सब मैं देखता हूँ। हमारे 6 हॉस्पिटल है। आशी आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं?
नवीन मुझे नींद न आए इसलिए। आशिक क्या? नवीन इसलिए अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो। आशिक मैं अपनी काबिलियत के दम पर आगे बढ़ना चाहती हूँ, सिफारिश के बल पर नहीं। नवीन जो काबिल होते हैं उन्हें सिफारिश की नहीं, एक चांस और मौके की ज़रूरत होती है। मैं बस वही दे रहा हूँ, न्यू टैलेंट को मौका। कोई जल्दी नहीं है, आप सोच लीजिए। आशिक ओके, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? नवीन आप नहीं तुम। आशिक क्या? नवीन जी हाँ, मैं इतना बुरा नहीं हूँ। आई एम यंग मोस्ट एलिजिबल बैचलर। आशी इस यू आर करेक्ट बट। नवीन बट। आशी ओनली फ्रेंड। नवीन इस ओनली फ्रेंड। दोनों हैंड शेक करते हैं, तभी उनका कॉलेज आ जाता है। रजत का घर। रजत अपने घर में एक्सरसाइज कर रहा है। पुशअप उसने अपर बॉडी में कुछ नहीं पहना, पसीने से लथपथ। उसे स्वर्णिम के साथ बिताए पल याद आ जाते हैं। वो एक्सरसाइज बंद करके अचानक इधर उधर परेशान होकर घूमने लग जाता है। रजत व्हाट इज रॉन्ग विथ मी? मिस सुनामी ने मेरे अंदर सुनामी ला दी है। क्यों मैंने उसको अपने करीब लेकर आया? क्यों उससे बात करने के लिए? मैंने जानबूझकर ऐसी ड्राइविंग की ताकि मुझे उससे बात करने का मौका मिल सके। मुझे यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो ये लड़की मेरा दिमाग खराब कर देगी। तभी उसकी बड़ी माँ का फोन आता है। वो ब्लूटूथ लगाकर ऑन करता है। बड़ी माँ गुड मॉर्निंग बेटा। रजत गुड मॉर्निंग। बड़ी माँ लगता है हमसे कोई बहुत बड़ी गलती हुई है। रजत आप ऐसा क्यों बोल रही हो? बड़ी माँ तभी तो तुम जबलपुर आ गए और तुमने बताना जरूरी भी नहीं समझा। रजत बड़ी माँ ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ आपके काम से ही आया था, उस आश्रम की डील करने ताकि मैं आपको वो गिफ्ट कर सकूं। दादी की भी इच्छा थी कि मैं नर्मदा जयंती की पूजा करूं। बड़ी माँ मुझे पता था, पर जरूर करेगा। उस आश्रम की ओनर बहुत बदमीज लड़की है। उस बदमीज और 2 टके की लड़की को उसकी जगह पता चल गई होगी, जो अपने भाई बहन के सपोर्ट से हमारे ऊपर कीचड़ उछाल रही थी। मन्नत और मीरा भी उसकी सपोर्ट में थे। मेरा रजत बेटा उस आश्रम को मेरे नाम। रजत बड़ी माँ अभी वो आश्रम की डील नहीं हुई है। बड़ी माँ हमें तुम पर पूरा यकीन है, तुम कर लोगे। आर्यन फैमिली पे उसने कीचड़ उछाला है, उसकी वजह से तेज को सबके सामने माफी मांगनी पड़ी। तुम आर्यन फैमिली के एक इम्पोर्टेंट मेंबर हो, ये तुम्हारा फर्ज है कि तुम ऐसे लोगों। रजत को थोड़ा बुरा फील होता है, वो अपनी बड़ी माँ की पूरी बात नहीं सुनता। रजत ओके बड़ी माँ, मैं आश्रम का मामला जल्दी ही फिनिश करूंगा, यू डोंट वरी। बाय। रजत मुझे ये डील करनी है, यहाँ से निकल जाना है हमेशा हमेशा के लिए। मिस सुनामी तुम्हें मेरे पापा और बड़ी माँ को हक किया है। स्वर्णिम का घर। प्रेम जी वाह बेटा, मजा आ गया चाय नाश्ता का। स्वर्णिम थैंक यू अंकल। दादी हमें संस्कार धानी आश्रम जाना है, तुम भी चलो। स्वर्णिम जी मैं रेडी होकर आती हूँ। तभी अविरल आता है, कहता है दी अविरल दीदी। स्वर्णिम हम अविरल मगन काका ने चेक भेजा साइन करने के लिए। स्वर्णिम साइन कर देती है। अविरल इस पर भी। स्वर्णिम बिना देखे साइन कर देती है। थोड़ी देर बाद जब स्वर्णिम रेडी होकर किचन में आती है, ऋतु आ जाती है। ऋतु स्वर्णिम के यहाँ काम करती थी। मन्नत और रजत भी ऊपर वाले हॉल में बैठे होते हैं। मन्नत और आद्विक बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी रजत का फोन रिंग होता है, वो बालकनी में आ जाता है। प्रेमी जी दादी भी नीचे हॉल में आते हैं। अविरल हाल बालकनी के पहले खड़ा रहता है जहां रजत है। स्वर्णिम विभोर अवी ये लो तुम लोगों का टिफिन। अविरल धीरे से विभोर भैया मेरा टिफिन भी आप ले लो। विभोर क्यों? अविरल मिनी दीदी के मैं सामने गया तो वो पक्का झांसी की रानी ग्रीन सिग्नल देखकर बन जाएंगी। अभी दीदी बिजी है इसलिए निकल जाते हैं। विभोर तूने क्या शरारत या मस्ती की है? अविरल वो मैं शाम को बताऊंगा, अभी बस इस शेरनी की गुफा से सही सलामत निकलना है। सुबह सुबह इनका शिकार मैं हो जाऊंगा। गब्बर भी नहीं है। विभोर आना तो इसी गुफा में है ना? अविरल वो मैं कुछ न कुछ आइडिया सोच लूंगा शाम तक इनको मनाने का। आज कोई शाहरुख की मूवी आ जाए तो अच्छा है। रजत का ध्यान अविरल और विभोर की बातों में होता है। स्वर्णिम के लिए ऐसे शब्द सुनकर मन में कहता है कि रजत मन में सच में ये शेरनी और झांसी की रानी ही है, इसका भाई ने सही कहा। तभी स्वर्णिम विभोर को टिफिन देती है। तभी उसकी नज़र अविरल पर जाती है। अविरल स्वर्णिम को इग्नोर करके रजत को गुड मॉर्निंग विश करता है। अविरल गुड मॉर्निंग भैया। रजत गुड मॉर्निंग। अविरल बाय। गुड मॉर्निंग मन्नत दादा। मन्नत गुड मॉर्निंग है। अविरल अच्छा मैं चलता हूँ विभोर भैया चलो देर हो रही। तभी स्वर्णिम को कुछ याद आता है। स्वर्णिम अभी 1 मिनट वापस आ। अविरल दी मुझे लेट हो रहा है।
स्वर्णिम 1 मिनट चीज में साइन के बोला था। रुको, तुमने चेक के बाद दूसरी कौन सी? अविरल, वो मेरे फ्रेंड्स को आपका ऑटोग्राफ चाहिए था। विभोर, अरे वाह, सुनहरा। क्यों, मैं दीपिका पादुकोण हूँ, कोई सेलिब्रिटी हूँ। अविरल, दीदी मुझे पता है आज नहीं तो कल आप जरूर बनोगे, इसलिए एडवांस में अपने फ्रेंड्स को दे रहा हूँ। स्वर्णिम, बातें बनाना बंद करो, आजकल सेल्फी के जमाने में ऑटोग्राफ नहीं लेता। सही सही बताओ किस चीज पर साइन ले गए तुम? निरंतर, कैंप की परमिशन के नोटिस में, रिपोर्ट कार्ड में। स्वर्णिम फटाफट दिखा। अविरल, मैं आकार दिखाता हूँ। बाय बाय, देर हो रही है। विभोर, भैया चलो। स्वर्णिम, रुको अभी, मुझे देखना है। स्वर्णिम अविरल के पीछे भागने लगती है। सभी दोनों की देखकर हंसने लगते हैं। जल्दी से नीचे गेट के पास तक आता है। स्वर्णिम भी पीछे पीछे आती है। रजत भी इन दोनों को देखकर स्माइल करता है। अविरल कहता है, अविरल दीदी गेट के बाहर कुत्ते हैं, इसके बाहर नहीं आना। स्वर्णिम गेट के बाहर नहीं जा पाती। मन्नत, रजत, आद्विक तीनों नीचे आते हैं। मन्नत हंसने लग जाता है। स्वर्णिम भी नीचे हॉल में आती है। मन्नत को देखकर कहती है, स्वर्णिम, क्या मन्नत दादा, आपको मेरी मदद करना चाहिए, आप हंस रहे हैं। एक तो पिकनिक परमिशन पर साइन लेकर चला गया, दिखाया भी नहीं, अब दादाजी को मैं क्या कहूंगी? मन्नत, ये तुझे देखना चाहिए। स्वर्णिम दिन पर दिन बहुत मस्तीखोर होता जा रहा है। आने दो शाम को, खैर नहीं इसकी। प्रेम जी, बच्चे इस उम्र में मस्तियां करते ही है। मन्नत, हाँ, वैसे भी मिनी, तुमने जितनी बदमाशियां और मस्ती मोनू के साथ अपने बचपन में की है, उसका आधा भी अविरल नहीं करता। स्वर्णिम, क्या दादा मेरी बात कहाँ लेकर आ गए आप? मन्नत, अरे दादी, ये बहुत शरारती थी। जब ये छोटी थी न, क्रिकेट मैच आता तो चैनल में चाइल्ड लॉक लगा देती थी ताकि कोई मैच न देख सके, क्योंकि इसे अपने कार्टून देखना होता था। मोनू, मिनी के तो इतने किस्से हैं कि इन पर किताब लिखी जा सकती है, तब भी वो एक किताब में नहीं आएंगे। सभी हंसने लग जाते हैं। आश्रम की ओर निकल जाते हैं। स्वर्णिम घर में ताला लगाती है। पीछे मुड़ती है तो वहां रजत खड़ा होता है। रजत उसे टैक्स बिल दिखाता है। स्वर्णिम, ये क्या है? रजत, पिछले 10 सालों से प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा गया था। संस्कार धानी आश्रम का ये नोटिस आया था। पेनल्टी सब मिलाकर कर 50 लाख होते हैं, जो मैंने पे किया है। स्वर्णिम पेपर्स देखती है, पूरे पेपर्स पढ़ती है, हैरान हो जाती है। स्वर्णिम, ऐसा कैसे हो सकता है? दादाजी ने को कहते थे वो जिसे टैक्स भरने। रजत, टैक्स मैंने आज ही भरा है, ये नोटिस आया था तो। तुम ओनर हो, तुम्हें ये सब नहीं पता, क्या मैनेज करती हो तुम? स्वर्णिम, वो तो सब दादाजी देखते हैं। रजत, मैं तुमसे डील करने आया हूँ। स्वर्णिम, कैसी डील? रजत, ये 2 डील के पेपर्स है। स्वर्णिम, 2 डील? रजत, पहले डील के पेपर्स जिसमें तुम 1 करोड़ रुपए में ये आश्रम मुझे बेच रही हो एडवांस दिए हैं, जिसमें 50 लाख रुपए मैंने टैक्स के रूप में। स्वर्णिम, दूसरे पेपर्स? रजत, ये पेपर्स है कि तुमने मुझे 1.5 साल के अंदर मुझे 50 लाख रुपए वापस देने हैं। अगर तुम नहीं दे पाए तो ये आश्रम पर तुम्हारा कोई हक नहीं रहेगा, नहीं तुम्हारे भाई का, नहीं तुम्हारे पति का, मेरे नाम हो जाएगा। स्वर्णिम, आपको सब पता था, मुझे बताया क्यों नहीं? स्वर्णिम ने उसकी कॉलर पकड़ते हुए कह, रजत, हाउ डेयर यू? रजत ने उसका हाथ हटाते हुए कहा। स्वर्णिम, आपको शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? रजत, तुमने जो 3 महीने पहले मेरी बड़ी माँ और बड़े पापा के साथ जो किया उसका क्या इंसल्ट की उनकी? अगर तुम मेरी बड़ी माँ से माफी मांग लो तो। स्वर्णिम, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम तो मिले भी नहीं उनसे। रजत, एनीवेज, डिपार्टमेंट में तुम्हें कल ही नोटिस भेजा था, 15 दिन के अंदर अगर तुम टैक्स पे नहीं करती तो प्रॉपर्टी जब्त हो जाती है। मेरे की ये रकम देना कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने तुम पर एहसान किया है। स्वर्णिम, आपका एहसान हम जल्दी ही चुका देंगे। रजत, शाम 6 बजे तक का वक्त है तुम्हारे पास, इन दोनों डील में से जो मंजूर हो उसमें साइन कर देना। ठीक शाम 6 बजे मैं बेकरी में इंतजार करूंगा। मैंने तुमको ऑफर दिया था पर तुम करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, अब भुगतो। स्वर्णिम, ठीक है, हम आपको बता देंगे। रजत, तुमने जो किया है उसके मुकाबले में मैं बहुत नरमी से पेश आया तुम्हारे साथ, वरना रजत आर्यन इतनी आसानी से किसी को जाने नहीं देता। इस डील के बाद मुझे तुम्हारी शक्ल देखने नहीं मिलेगी। ये मत समझना कि सब कुछ सॉर्ट हो गया, कहीं न कहीं फैमिली की वजह से मिलना हो भी सकता है। बैटल इज ऑन मिस सुनामी इन बिटवीन अस। स्वर्णिम, यू आर करेक्ट एमआर। आर्यन, बैटल इज ऑन, आप हमारी दोस्ती के लायक नहीं है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे आज के बाद आपका हमारा आमना सामना न हो।
एक दूसरे की शक्ल न देखनी पड़े। रजत बैटल इज ऑन फॉर एवर बिकॉज आई वॉन्ट टू लर्न ए लेसन। स्वर्णिम बैटल इज ऑन बिकॉज आई वॉन्ट टू डिफीट यू। रजत मुझे अभी बहुत काम है, 6 बजे तक डिसीजन बता देना। रजत गोगल लगाकर फुल स्वैग में जाने लगता है। चैप्टर 9 हमेशा के लिए। अलविदा। रजत और स्वर्णिम दोनों बैटल इज ऑन पर अपनी अपनी स्वीकृति दे देते हैं। रजत फुल स्वैग में जाता है और कार में बैक सीट में बैठ जाता है। ड्राइवर को चलने के लिए बोलता है। गाड़ी के बैक मिरर से स्वर्णिम को ही देख रहा था जो खड़ी हुई थी। रजत उसको देखकर अजीब फील कर रहा था। मन ही मन कह रहा था, हम दोनों किसी बात पर तो एग्री हुए, हम दोनों में कुछ भी एक जैसा नहीं है। जहां तक मैं जानता हूं तुम ये 1 करोड़ वाली डील पर साइन करोगी। तुम ही देखो ना, अच्छा खासा तुमको इसके 5 करोड़ रुपए मिल जाते, पर अपनी बेवकूफ़ी से तुम्हारे पास अब घुटने टेकने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। रजत आर्यन इतनी जल्दी हार नहीं मानता है। तभी रजत के बड़े पापा का फोन आता है। रजत फोन रिसीव करता। रजत जी बड़े पापा। तेज हाउ आर यू माय सन। रजत अच्छे है। तेज देखो बेटा, तुम अपनी बड़ी माँ की बातों में आकर उन लोगों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना। तेरी बड़ी माँ को गलत फहमी हुई है। मैं मिला हूँ उन लोगों से, बड़े ही अच्छे लोग हैं। तुझे कंपनी की ग्रोथ के लिए जर्मनी जाना है, 6 मंथ के लिए तुझे प्रोजेक्ट पर फोकस करना। रजत तुझे पूरा मैटर नहीं पता, उसमें उन लोगों की कोई गलती नहीं है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। रजत रिलैक्स बड़े पापा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जो हमारी फैमिली की रेप्यूटेशन के अगेंस्ट जाए। तेज थॉट सर माय बॉय, वो लड़की है न स्वर्णिम, बड़ी ही प्यारी बच्ची है, कम बोलती है और बहुत ही प्यारी बातें करती है। कि तेज के ऐसा बोलते ही रजत सोच में पड़ जाता है। मन में कहता है, कम बातें और वो भी मिस सुनामी। बड़े पापा जरूर किसी और से मिले होंगे। तेज कहाँ खो गया बेटा। रजत जी बड़े पापा। तेज सुन बेटा, तुम अच्छे से शहर से घूमो, मजे करो, बहुत ही खूबसूरत शहर है, संगमरमर की वादियाँ, मेरा दिल तो वहाँ फिर से जाने का कर रहा है। अच्छा सुन, वहाँ की स्पेशल मिठाई खोए की जलेबी लेकर आना मेरे लिए। रजत मतलब बड़े पापा, पर सूरत में तो मिल जाएगी यहाँ से जाने का। ... तेज यही तो बात की है, वो जलेबी सिर्फ वहीं मिलेगी और कहीं नहीं। रजत जी तेज बेटा, मैंने उस बच्ची को वादा किया था, आश्रम को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा, वो आश्रम वही रहेगा। रजत बड़े पापा, वो आश्रम वही रहेगा, पर ऑन चेंज हो तो। तेज अगर उसकी मर्जी शामिल है तो कोई दिक्कत नहीं, पर तू अपनी बड़ी माँ के बदले के लिए कर रहा है तो दिक्कत है। रजत बड़े पापा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे आपका सर झुके और फैमिली रेप्यूटेशन खराब हो। तेज अच्छा ठीक है। रजत फोन रख देता है और सोच में पड़ जाता है। अभी जो उसने स्वर्णिम से कहा डील के बारे में, मन में कहता है कि रजत बिजनेसमैन हूँ, पर किसी की फीलिंग का बिजनेस नहीं करना चाहिए, पर इसमें क्या कर सकता हूँ। मैंने बड़ी माँ को प्रॉमिस किया था कि उस आश्रम के ऑनर का नाम आपके नाम से रिप्लेस करूँगा। उधर बड़े पापा ने उन लोगों को प्रॉमिस किया है, अब बीच का क्या रास्ता है सोचना पड़ेगा। तभी वो संस्कार धानी आश्रम में पहुंच जाता है। प्रेम जी मीरा से बातें कर रहे थे, जिसे देखकर रजत थोड़ा इमोशनल हो जाता है। उसे गुस्सा भी बहुत आता है। वो आंखों में गोगल लगाकर खड़ा रहता है, एक शब्द नहीं कहता किसी को। मीरा जी इमोशनल होकर उसके पास आती है, पर वो वहां से जाने को होता है। तभी अपनी स्कूटी स्वर्णिम वहां आती है। वो अपने हाथ में मिठाई का बॉक्स लेकर आती है। टैक्स के पेपर रहते हैं। रजत वो पेपर देखकर हैरान हो जाता है, सोचने लगता अगर इसने सबको बता दिया तो दादी और डैड को फेस कैसे करेगा। स्वर्णिम उसको देखे बिना उसके सामने से निकल जाती है, सबको मिठाई खिलाने लगती है। तभी दादी बोलती है कि दादी बेटा ये मिठाई किस खुशी में। स्वर्णिम कैसी लगी। प्रेम जी बहुत अच्छी है, मजा आ गया। स्वर्णिम अंकल ये यहाँ की स्पेशलिटी है, आपको कहीं और नहीं मिलेगी, खोए की जलेबी है। मन्नत वैसे किस खुशी में। स्वर्णिम बताती हूँ, पहले सबको बुला लेते हैं। स्वर्णिम रजत के सामने भी मिठाई लेकर आती है, उसे ऑफर करती है। रजत उसके एक्सप्रेशन लेस फेस को देख रहा था। स्वर्णिम भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ उसे देख रही थी। रजत हैरान था क्योंकि उसके चेहरे में न डर था न टेंशन, बस विश्वास था जो कहीं न कहीं रजत को प्रभावित कर रहा था। है मीरा मिनी, कितना सस्पेंस रखोगी बताओ जल्दी। सभी आ गए। स्वर्णिम आज हमें ये टैक्स का नोटिस मिला था जिसमें अगर हमने 15 दिन में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरते तो हमें ये जगह जब्त हो जाती, और आप लोगों को पता है कि इसकी रकम कितनी थी? 50 लाख रुपए। सभी हैरान हो जाते हैं।
मन्नत के मानो पैरों से जमीन निकल जाती है और पेपर्स लेकर पढ़ने लग जाता है। मीरा भी देखती है। स्वर्णिम कहती है कि स्वर्णिम, लेकिन हम सबको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब रजत आर्यन को जब ये पता चला तो उन्होंने सारा पेमेंट आज के आज बिना किसी को बताई कर दिया। मन्नत सुनकर भावुक हो जाता है, सीधे जाकर रजत के गले लग जाता है। रजत न समझी से स्वर्णिम को देख रहा है और सोच रहा था कि वो अब सबके सामने डील के बारे में बता देगी। दादी और डैड मुझसे नाराज हो जाएंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ न तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। ये जो बेचारी बनकर महान बनने का नाटक मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। अब और नहीं। रजत गोगोल निकालकर स्वर्णिम की तरफ बढ़ रहा था, तभी स्वर्णिम कहती है कि स्वर्णिम रजत आर्यन ने ये बात किसी नहीं कही, पर आज मैं आप सबके सामने इनका दिल से शुक्रिया करती हूँ और ये वादा करती हूँ कि ये रुपए मैं जल्द से जल्द लौटाऊंगी। ये मैंने डील के पेपर्स बनवाए हैं जिसमें लिखा है कि अगर मैंने ये पैसे आपको नहीं दिए तो इस आश्रम में आपका हक रहेगा। ये मेरी 20 लाख का चेक, आप ये चेक ले लीजिए। स्वर्णिम के मुंह से ऐसा सुनकर रजत एक पल के वहीं ठहर जाता है। स्वर्णिम कब उसके हाथों में चेक दे देती है उसे पता नहीं चलता। अब वो ये डील के पेपर साइन करती है, वो भी सबके सामने रजत को दे देती है। मीरा, थैंक्स रजत, तुमने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। स्वर्णिम, मीरा आंटी, मिस्टर आर्यन ने हमारी इतनी बड़ी हेल्प की, आप इनका मुंह मीठा नहीं करेगी। चलिए मुंह मीठा कराए मिस्टर आर्यन का, ये लीजिए मिठाई। रजत स्मार्ट स्माइल देता है। मीरा आंखों में आंसू लेकर रजत का मुंह मीठा कराने जाती है। सबके सामने रजत उनके हाथ से मीठा खा लेता है, पर उसकी नज़र स्वर्णिम को ही देख रही होती है। उसको स्वर्णिम पर बहुत गुस्सा आता है। अगर सब लोग वहां नहीं होते तो पता नहीं स्वर्णिम के साथ क्या करता। सभी को हैरानी के साथ खुशी होती है, स्पेशली प्रेम जी को भी। प्रेम जी वहां आते हैं और एक फोटो लेने के लिए बोलते हैं। मन्नत प्रेम जी फोन में पिक्स क्लिक करता है। तभी नवीन इसके शर्मा अपने पापा और आशी को लेकर वहां आता है। नवीन को भी बहुत खुशी होती है। एक पोज में प्रेम जी, मीरा, रजत साथ में होते हैं। दूसरे पोज में दादी, मीरा जी, प्रेम जी, रजत होते हैं। तीसरे पोज में स्वर्णिम, रजत, प्रेम जी, मीरा जी होते हैं। इन चारों को एक फ्रेम में देखकर बलाएं लेती है। नेक्स्ट पोज में दादी भी फ्रेम में आती है। वो आशी और स्वर्णिम के साथ एक फोटो क्लिक कराती है। फिर वो रजत, नवीन, आशी, स्वर्णिम के साथ फोटो क्लिक कराती है। इसी तरह मन्नत भी। सभी लोग एक फैमिली फोटो क्लिक कराते हैं प्रेम जी के, मानो आज का दिन सबसे खुशी का दिन था। इसके शर्मा रजत को बुलाते हैं। रजत उनके पैर छूता है। रजत, कैसे हैं मामा जी आप? इसके शर्मा, मैं बढ़िया हूँ। मिनी कम हियर। रजत, अच्छा मैं चलता हूँ। इसके शर्मा, अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? स्वर्णिम, आपने जब मुझे बुलाया था ना, तभी मैं समझ गई थी। ये लीजिए आपकी शुगर फ्री खोए की जलेबी द्वारका वाले की है। इसके शर्मा, ये हुई ना बात। वो पूरा मिठाई का बॉक्स लेने जा रहे होते हैं, तभी रजत और स्वर्णिम दोनों एक साथ बोलते हैं, सिर्फ एक। इसके शर्मा, मिनी डी करा, ये तो है ही करेला प्रेमी, कम से कम तो तू इसके जैसी मत बन। तभी नवीन आता है और कहता है कि नवीन, आज से भी आपके ग्रुप एमआर का मेंबर। मैं ना नहीं सुनना चाहता। स्वर्णिम, हम न कह कहा रहे हैं। दोनों हाथ मिलाते हैं। इसके शर्मा कहते हैं कि इसके शर्मा, आज मेरे फेवरेट स्टूडेंट ने मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। नवीन, मेरा भी। इसके शर्मा, माय डियर भतीजे, मैं किट्टू की नहीं मिनी की बात कर रहा है। किट्टू वर्ड सुनकर स्वर्णिम हंसने लग जाती है। तभी रजत उसे गुस्से देख रहा होता है। रजत, क्या मामा आप भी सबके सामने ऐसा बोल रहे हो? मैं किट्टू नहीं हूँ। इसके शर्मा, हाँ पता है। चल अब तू मेरी फेवरेट स्टूडेंट को थैंक यू बोल। नवीन, वाह ताऊजी, आपने अपने फेवरेट स्टूडेंट का टैग स्वर्णिम को दे दिया। इसके शर्मा, रजत की जगह अलग है, इसकी अलग। रजत टशन में स्वर्णिम की तरफ देखता है और कहता है कि रजत, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। स्वर्णिम, वेलकम मिस्टर आर्यन। इसके शर्मा, चलो सभी लंच करते हैं, पर हमने कुछ डिमांड की थी। मिनी। स्वर्णिम, हाँ पता है लहरी लाला जी, आपको सूरत के खाने की बहुत याद आ रही है। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जब आप नर्मदा परिक्रमा करके आएंगे मैं आपको स्पेशल ऑथेंटिक गुजराती खाना अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगी। ये रहा जरा टेबल में तो देखिए, सुरती उंधियो, पूरी, गाजर का हलवा, सेव खमरनी, ढोकला, लोचो पोंक वड़ा, सब कुछ आपकी पसंद का है। इसके शर्मा, आज तो मजा आ जाएगा। सभी खाना खाते हैं। दादी, आज तो जबलपुर में सूरत की सैर करा दी। रजत भी बेमन से खाना खाता है, लेकिन उसे खाना बहुत टेस्टी लगता है। उसे भी खाना बहुत अच्छा लगता है।
पर वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए खा रहा होता है। मन में कहता है कि रजत मिस सुनामी खाना बहुत अच्छा बनाती है। स्वर्णिम बिना रजत की तरफ देखे उसको सर्व कर देती है। रजत भी स्वर्णिम को इग्नोर कर रहा था। प्रेम जी ये बात नोटिस कर ली थी। प्रेम जी माहौल को शांत करने के लिए कहते हैं कि प्रेम जी मजा आ गया, आज बड़े दिनों बाद इतना टेस्टी खाना खाया है। दादी, प्रेम जी, मीरा इसके लंच करके जबलपुर घूमने के लिए जाते हैं। जाने से पहले प्रेम जी स्वर्णिम के पास आते हैं जो आश्रम की कुछ फाइल देख रही होती है। रजत भी स्वर्णिम के पास बात करने के लिए जा रहा होता तभी प्रेम जी और स्वर्णिम की बातें उसके कानों तक पहुंच जाती है। प्रेम जी, तुमने आज वो किया है जो हमारे लिए इम्पॉसिबल था। थैंक यू बेटा। स्वर्णिम, अंकल मैंने ऐसा कोई कुछ नहीं किया। प्रेम जी, अगर तुम मीरा को इनवाइट नहीं करती तो हम कभी मिल नहीं पाते। आज सालों बाद वो अपने बेटे को देख पाई है, मिल पाई है। पता नहीं इनके बीच की दूरियां कब मिटेगी। स्वर्णिम, जरूर मिटेगी। हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है, न कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। प्रेम जी, थैंक यू। रजत ये सुनकर मुट्ठी बीज लेता है। उसे स्वर्णिम पर बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। वहां से चला जाता है। सभी लोग जबलपुर जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। स्वर्णिम कहती है कि स्वर्णिम, मुझे बेकरी जाना है इसलिए मेरा जाना पॉसिबल नहीं है। आप लोग जाए एंजॉय कीजिए, अभी मुझे डांस की प्रैक्टिस कराना है। योजना जी से प्रॉमिस किया था, मुझे उनकी हेल्प करनी है। सभी वहां से चले जाते हैं। तभी रजत वहां से वापस आकर गुस्से में स्वर्णिम के पास जाता है। स्वर्णिम कुछ फाइल्स देख रही होती है। वो उसके केबिन में घुसते हुए फाइल टेबल पर रखते हुए वो गुस्से उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचता है। स्वर्णिम बहुत परेशान होती है। स्वर्णिम, छोड़िए मुझे, दर्द हो रहा है मुझे। रजत, जो दर्द तुम मुझे दे रही हो उसका क्या? स्वर्णिम, हमने ऐसा क्या किया? रजत, किसने तुमको हक दिया कि तुम मेरे फैमिली मैटर में बोलो? दूर रहो मेरे जिंदगी से, मेरी लाइफ में दखल देना बंद करो। ये जो महान बेचारी बनने के लिए तुमने जो मेरी इमेज बनाई है, उससे मेरे भोले भाले फैमिली वालों को तुम ये संस्कारवादी आदर्शवादी लड़की बनकर इम्प्रेस कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे इस ढोंग में फंसने वाला नहीं हूँ। अब इस जो डील के पेपर्स तुमने मुझे दिए हैं ना, उसके अनुसार मैं अब इस आश्रम का 50% ओनर हूँ, पार्टनर हूँ तुम्हारा। अब इसमें जो भी फैसला होगा अब मेरी मर्जी से होगा। उस औरत ने अच्छी ट्रेनिंग दी है तुम्हें, पर अफसोस ये जादू मेरे सामने नहीं चलेगा। इतना बोलकर रजत उसे जोर से धक्का दे देता है। तभी स्वर्णिम के ब्रेसलेट का रबड़ रजत की वॉच में अटक जाता है। स्वर्णिम गिरते गिरते संभल जाती है। उसकी आंखों में दर्द भी रहता है, गुस्सा भी। उसकी आंखें लाल रहती है, आंसू से भरी रहती है। वो इधर उधर देखती है तभी टेबल पर भरी पानी की ग्लास रखी रहती है। स्वर्णिम उस ग्लास को उठाती है और उस ग्लास का पानी रजत के फेस में फेंक देती है। इससे रजत का फेस थोड़े से बाल गीले हो जाता है। रजत, व्हाट द हेल, हाउ डेयर यू? स्वर्णिम उसकी और फिंगर पॉइंट करते हुए कहती है कि स्वर्णिम, बस बोल दिया तुमने, नोट ए वर्ड मिस्टर आर्यन, इनफ इज इनफ। तुम ना तो मेरी फैमिली का हिस्सा हो ना मेरी लाइफ, तुम इम्पोर्टेंट हो जो हम तुम्हारी लाइफ में दखल देंगे। पहले मैं तुम्हें रिस्पेक्ट के साथ आप कहती थी, पर आज से तुम कह रही हूँ तुम पर। पहले मुझे गुस्सा आता था पर अब तरस आ रहा है। जब तुम अपने पेरेंट्स की फीलिंग को समझ नहीं पाए तो और किसी की फीलिंग क्या समझोगे? पेरेंट्स की कदर उन लोगों होती है जो अनाथ होते हैं। आप जैसे लोग तो अपनी दौलत और सो कॉल्ड रेप्यूटेशन में इतने अंधे हो जाते हैं, अपने खून के रिश्ते को नहीं समझ पाते तो दिल से बने रिश्ते को क्या समझोगे? इस आश्रम के 50% पार्टनर हो न जाओ, जाकर देखो, मिलो उन अनाथ बच्चों से। मैंने तुम्हारे जैसा सेल्फिश इंसान आज तक नहीं देखा। जो इंसान अपने दर्द के आगे अपने पेरेंट्स के दर्द को नहीं देख पाया उससे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? हमने तुमको 20 लाख रुपए दे दिए हैं। अगर 1.5 साल में तुम्हें नहीं दे पाए बाकी पैसे तो ये आश्रम तुम्हारा। रही बात तुम्हारी इमेज की, तो ये मैंने आश्रम में रहने वालों के लिए किया। तुम्हारी फैमिली को हर्ट नहीं करना चाहती थी। तुम्हारी ये घटिया सोच बताकर रजत 1.5 साल बाद ये आश्रम का ओनर में 100% बन जाऊंगा। अब तुम पछताओगी, तुम हार गई। स्वर्णिम, मैं तुम्हारे सामने नजरें मिलाकर खड़ी आत्मविश्वास के साथ खड़ी हूँ। मतलब मैं आधी जीती हुई हूँ। ये 20 लाख रुपए ये बताते हैं कि 0.50% जीत गई हूँ। आपके पास दौलत है मिस्टर आर्यन, पर प्यार सुकून नहीं है, न कभी होगा। आप अपनी सो कॉल्ड रिस्पेक्ट दर्द में अपने पेरेंट्स को एक साथ नहीं देखना चाहते। अगर आपके पिता ने तुम्हारा ये असली चेहरा देख लिया तो अपने आप को दोष देंगे। इसलिए हम आज से सिर्फ तुमसे नफरत करते हैं।
रजत मुझे भी तुमसे नफरत है, बस नफरत बाद मिलेंगे, तब तक अपनी शक्ल मत दिखाना। अब 1.5 साल। स्वर्णिम हम तो तुमसे 1.5 साल बाद भी मिलना नहीं चाहती। बीच बीच में पैसे ऑनलाइन सेंड कर दिया करूंगी यूपी के थ्रू। रजत ग्रेट, अच्छा है, मुझे आज के बाद कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। स्वर्णिम गुड बाय फॉर एवर, नेवर मीट अगेन। रजत गुड बॉय फॉर एवर मिस मिश्रा, आई होप सो, नेवर मीट अगेन। रजत और स्वर्णिम दोनों अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं। चैप्टर 10 पहला हक। रजत और स्वर्णिम एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते हैं। जब वो लोग जा रहे होते हैं तभी रजत के दिमाग में ख्याल आता है। वो उसे पलट कर देखता है, उसके आंखों में देखता है, उसकी आंखों में दर्द देखता है जिसे वो खुद महसूस कर सकता था, इसलिए पोलेटली उससे कहता है कि रजत मिस स्वर्णिम मिश्रा, हम दोनों के बीच ये जो भी रिश्ता है। रजत की बात पूरी होने से पहले ही स्वर्णिम बोल देती है, स्वर्णिम नफरत का रिश्ता। रजत लेट मी कंप्लीट, ये जो नफरत का रिश्ता है वो हम दोनों के बीच ही रहे तो अच्छा है। अगर तुमने मेरे परिवार के साथ कुछ भी गलत किया न मुझसे बदला लेने के लिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई एम वार्निंग यू स्वर्णिम, इवन आई एम वार्निंग यू मिस्टर आर्यन, बिकॉज मुझे तुम ही ऐसे लगते हो जो अपनी रिवेंज के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। मैं तुम्हारी जैसी पत्थर दिल इंसान नहीं हूँ। अरे तुमसे तो अपने पेरेंट्स की खुशियाँ नहीं देखी जाती तो किसी और के बारे अच्छा कैसे सोच सकते हो। रजत गुस्से से पास आकर उसके दोनों पकड़ते हुए आंखों में दर्द और गुस्सा। उसका ऐसा रूप देखकर कोई भी डर जाए, पर स्वर्णिम उसके आंखों में आंखें मिलाकर देखती है। क्योंकि स्वर्णिम की आंखों में दर्द था, रजत उसको डराने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो डरती नहीं है। रजत तुमने अगर मेरे किसी भी फैमिली मेंबर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश अपने सपने में भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। स्वर्णिम तुमसे बुरा कोई है भी नहीं। मिस्टर आर्यन तुम भी मेरे परिवार से दूर रहना। अगर हिम्मत है तो उनको शामिल किए बिना हमसे लड़ना। लड़ाई और नफरत हम दोनों के बीच है, बेहतर होगा कि हम दोनों के बीच रहे। रजत चलो, बेटर है, हमारी सोच कहीं तो एक हुई। ऐसा बोलकर रजत स्वर्णिम को छोड़ देता है। फिर एक डेविल स्माइल के साथ कहता है कि रजत अगर तुम्हारा 20 लाख का चेक बाउंस हुआ तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं क्या कर सकता हूँ। स्वर्णिम चेक बाउंस नहीं होगा। एक रजत ये मत भूलना कि इस आश्रम का 50% ओनर मैं हूँ। 1.5 साल बाद ये आश्रम का ओनर मैं बनूंगा। तुम तब भी हारी जाओगी जैसे आज हार गई। स्वर्णिम मिस्टर आर्यन अगर तुमको ये लगता है मैं हार गई तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। मैं तुम्हारे सामने नजरों से नजर मिलाकर खड़ी हूँ। ये 20 लाख का चेक इस बात का सबूत है कि मैं हारी नहीं हूँ। तुम मुझे कभी हरा नहीं पाओगे। रजत तुम्हारी जिद मैं तोड़ कर रहूंगा। जितना दर्द तुमने मुझे दिया है स्वर्णिम ये तो वक्त बताएगा। दर्द क्या होता है ये आपको पता नहीं है। मिस्टर आर्यन अगर पता होता तो आपके अंदर दिल होता, चट्टान नहीं। रजत याद रखना ये पत्थर पिघल जाता है लेकिन चट्टान नहीं। स्वर्णिम चट्टान पिघलती नहीं है पर टूटती जरूर है। रजत समंदर में कई लहर आती है लेकिन वो चट्टान को कुछ नहीं कर पाती। स्वर्णिम आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं मिस्टर आर्यन। चट्टान को इसी बात का घमंड है कि समंदर लहर उसका कुछ नहीं बिगाड़ रही है, उसे छूकर चली जाती है। वो इसी घमंड में चूर रहती है, पर एक दिन जब बड़ी तेज लहर आती है तो वो चट्टान को तोड़ने में कामयाब होती है। चट्टान को ये समझ नहीं आता उसके साथ क्या हुआ। फिर उसे समझ आता है कि कल तक जो चट्टान छोटी मामूली लहर का मजाक उड़ा रहा था कि वो लहर उसका कुछ नहीं पा रही है, वो छोटी मामूली लहर उसकी नींव की हिला रही थी। 1.5 साल बाद तुम्हारा ये जो घमंड रूपी चट्टान है उसे ये स्वर्णिम नाम की लहर ही तोड़ेगी। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। रजत देखते हैं मिस सुनामी तुम सिर्फ बातें भी बड़ी बड़ी करती हो कि कुछ कर भी दिखाओगी। स्वर्णिम देख लेना मिस्टर आर्यन, तुमको पता चल जाएगा। तुम भी 50% के ओनर हो इस आश्रम के। रजत गोगल पहन कर जाने लगता है। जैसे ही वो केबिन से बाहर निकलता है उस डोर के सामने एक बड़ा मिरर लगा होता है जिसमें पीछे स्वर्णिम दिखती है। वो अपनी घुटने पर बैठ जाती है, उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं जिन्हें रजत देखकर बेचैन हो जाता है, जैसे मानो वो स्वर्णिम को तोड़ रहा था पर कहीं न कहीं वो खुद टूट रहा था। स्वर्णिम को ऐसे देखकर उसे क्यों बुरा लग रहा था वो ये बात खुद भी नहीं जानता था। तभी बैकग्राउंड में सॉन्ग बजता है, किसे पूछूं है ऐसा क्यों, बेजुबान सा ये जहां है, खुशी के पल कहाँ ढूंढूं, बेनिशा सा वक्त भी यहाँ है,
जाने कितने लबों पे गीले हैं, जिंदगी से कई फासले हैं, पसीजते हैं सपने क्यों आंखों में लकीरें जब छूते इन हाथों से, यूं बेवजह जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई। क्या गई है लौट के सदा, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई। क्या गई है लौट के सदा, सांसों ने कहाँ रुख मोड़ लिया कोई राह, नजर में ना आए धड़कन ने कहाँ दिल छोड़ दिया। कहाँ छोड़े इन जिस्मों ने साए, यही बार बार सोचता हूँ तन्हा मैं यहाँ, मेरे साथ साथ चल रहा है यादों का धुआं, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई। क्या गई है लौट की सदा, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई। क्या आ गई है लौट की सदा। रजत कार में बैठता और जाने लगता है। कार की विंडो कुछ देखता है, वहाँ खेल रहे बच्चों को देखता है। उसे कुछ समझ नहीं आता है, उसके अंदर कुछ टूट रहा होता है। वो अपना बचपन याद कर रहा होता है। जब वो 6 साल का था तो कैसे वो अपनी माँ के लिए रोता था। उसकी माँ बंद कमरे में खिड़की से देखकर उससे मुंह फेर लेती। उसको 7 साल की उम्र में वो बोर्डिंग स्कूल चला गया, जहाँ उसकी माँ उससे मिलने भी नहीं आती थी, सबकी आती थी। कोई राह नजर में ना आए धड़कन ने कहाँ दिल छोड़ दिया। कहाँ छोड़े इन जिस्मों ने साए, यही बार बार सोचता हूँ तन्हा मैं यहाँ, मेरे साथ साथ चल रहा है यादों का धुआं, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई। क्या आ गई है लौट की सदा, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई। क्या आ गई है लौट की सदा। उसकी आंखों में भी आंसू रहता है। रजत विंडो ग्लास नीचे करके देखता है कि ट्रैफिक सिग्नल के पास की एक 12 साल का बच्चा पेन बेच रहा था। जो भी कमाई होती वो अपनी माँ को देता है। उसकी माँ पैसे लेकर जल्दी से 2 समोसे खरीदती है। उसकी माँ को पैरों में चोट लग जाती है और वो एक पैर से चलती हुई अपने बेटे को पकड़कर उसे समोसे खिलाने लग जाती है। रजत की तरफ देखकर कहती है कि औरत, मेरे बेटे ने कल रात से कुछ नहीं खाया है, आज कर कुछ कमाई हुई है। तो रजत अपने जेब से 2000 का नोट निकालकर उस औरत को दे देता है। एक फोन लगाता है, अपनी कार फिर आश्रम की तरफ मोड़ लेता है। जब वो आश्रम पहुंचता है तभी आश्रम की छत में म्यूजिक की आवाज आती है। जिस्म गरबा बच रहा होता है। वो आश्रम की छत पर जाता है तो देखता है कि स्वर्णिम गरबा कर रही है। बस रजत स्वर्णिम को देखता ही रह जाता है। स्वर्णिम का ध्यान रजत और उसके बीच हुई बातों में रहता है, इसलिए वो गरबा में तेज करने लगती है। लॉन्ग स्कर्ट, हल्का वालों में बंद किया हुआ बड़े झुमके। गरबे की म्यूजिक स्लो से फास्ट होती है। सभी लड़कियां जिनको वो गरबा सिखा रही होती है वो भी रुक जाती है। स्वर्णिम केवल गरबा कर रही होती है, अपने और रजत की बीच हुई बातें को लेकर उसके दिमाग में घूम रही होती है, इसलिए वो फास्ट गरबा कर रही होती है। अचानक बारिश होने लग जाती है। छत में केवल रजत और स्वर्णिम होते हैं। स्वर्णिम इस बात से अनजान कि रजत भी छत पर मौजूद है। रजत भी सब कुछ भूलकर बस स्वर्णिम को ही देख रहा था। स्वर्णिम डांस करते हुए कांच के टुकड़ों में पैर रख देती है। उसके पैर से खून निकलने लगता है, तब भी वो गरबा कर रही होती है। बैकग्राउंड में सॉन्ग चल रहा होता है, हे लिली लैंडी रे लीलो नागरवेल नो छोड़ के लिली लैंडी रे लीलो नागरवेल नो छोड़, प्रभु परोद ना रे लेकिन मैं आपको नक्शा दिखाऊंगा, प्रभु परोद ना रे लेकिन मैं आपको नक्शा दिखाऊंगा। उतारो नहीं करुण रे लेकिन सीता तो देवी है, उतारो नहीं करुण रे लेकिन सीता तो देवी है। रजत स्वर्णिम के पैरों को देखता है, उसके पैरों से खून निकल रहा है, वो गरबा कर रही है। रजत उसके पास जाता है। बारिश भी बंद हो चुकी थी। स्वर्णिम का पैर दोबारा कांच में पड़ने वाला होता है। रजत उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचता है। स्वर्णिम सीधे रजत के गले लग जाती है। उसके कान का एक झुमका उसकी शर्ट के जेब में गिर जाता है। कुछ पल दोनों एक दूसरे को गले लगाकर खड़े रहते हैं। दोनों को सुकून मिलता है। फिर रजत स्वर्णिम को पकड़कर सीधा खड़ा करता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। पानी की बूंदें स्वर्णिम के चेहरे पर है, उसका बन खुल चुका है। दोनों एक दूसरे में खोए हुए हैं। तभी हल्का सा बादल गरजता है। स्वर्णिम को ध्यान आता है। स्वर्णिम पीछे हट जाती है, लेकिन पैरों में कांच लगने की वजह से वो पीछे लड़खड़ा कर जाने लगती है। रजत उसका एक बाजू पकड़ता है, उसके मुंह से चीख निकल जाती है। रजत देखता है उसके हाथों के निशान पड़े हैं, जो लाल है। रजत को ध्यान आता है वो गुस्से में उसका हाथ कितनी जोर से पकड़ा था। स्वर्णिम उसका हाथ अलग कर बिना एक शब्द बोले फिर पीछे जाने लगती है। रजत उसे फिर पकड़ लेता है। फिर स्वर्णिम अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है। रजत उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और सीढ़ियां से उतार कर लाता है। उसे केबिन में ले जाकर कुर्सी में बिठा देता है। दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई थी, या कह सकते हैं कि दोनों के दिल एक हो गए थे।
दोनों के बीच खामोशी थी, पर दोनों की नजरें बातें कर रही थीं। तभी खामोशी को चीरते हुए रजत कहता है कि रजत, इस दुनिया में केवल तुम ही जिद्दी नहीं हो, समझी? स्वर्णिम, हम ठीक है। रजत, आई कैन सी डेट। फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? स्वर्णिम, हम कर लेंगे। स्वर्णिम उठने लगती है, रजत उसको फिर बैठाता है। रजत, में सुनामी, अगर तुम जिद्दी हो तो मैं भी रजत आर्यन हूँ। यहाँ एक जिद्दी इंसान रह सकता है। रजत उसकी एक उंगली उसके मुंह पर रख देता है। कहता है कि रजत, जब तक मैं फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढ नहीं लेता ऐसे ही बैठे रहना। नो एक्टिविटी। रजत के छूने से स्वर्णिम के शरीर में कर्ट सा दौड़ जाता है। उसे समझ ही नहीं आता, पहली बार था उसकी फैमिली के अलावा किसी और इंसान ने उसकी परवाह की थी, उसकी तकलीफ को समझा था। रजत फर्स्ट एड ढूंढ कर लाता है, उसके सामने बैठ जाता है। स्वर्णिम, रहने दीजिए, हम कर लेंगे। रजत, शट अप। रजत धीरे से उसके पैर को उठाता है और कांच का टुकड़ा निकाल देता है, फिर डेटॉल से साफ करने वाला होता है। स्वर्णिम अपना पैर हटा लेती है। रजत, क्या हुआ? पैर दिखाओ। स्वर्णिम, नहीं ठीक है, अभी सही हो जाएगा। रजत, पता है मुझे, तुमने ऐसा क्यों किया? ये जलेगा इसलिए न, पर थोड़ा सा जलेगा, फिर सही हो जाएगा। स्वर्णिम, हमने कहना, हम ठीक है, तुम अपने दुश्मनों की परवाह कब से करने लगे? रजत, वो क्या है न, कल जब तुम हार जाओगी न, मैं तुम्हें कोई रीजन नहीं देना चाहता कि तुम अपनी इस हालत के लिए मुझे ब्लेम करो। मेरे पैर घायल थे, इसलिए मैं अपने काम पर कंसेंट्रेट नहीं कर पाए एंड ऑल। स्वर्णिम, हम पीछे हटने वालों में से नहीं है, समझे? हम तुमको पैसे समय से दे देंगे। रजत, तुम अपने आप को ऐसे ही टॉर्चर करती हो, अपना ध्यान नहीं रखती। स्वर्णिम, हम अपना गुस्सा इसी तरह निकालते हैं, कभी खूब तीखा खाना खाते हैं, अपना हाथ दीवार पर मारते हैं, कभी रजत कभी कांच पर डांस करते हैं, बसंती बनकर, है न? रजत बात करते करते स्वर्णिम को फर्स्ट एड कर देता है, उसको पता भी नहीं चलता। रजत को गया, मैं अभी डॉक्टर को कॉल कर देती है। स्वर्णिम, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। रजत, मिस सुनामी, लेट मी डिसाइड, क्या जरूरत है क्या नहीं? स्वर्णिम उठती है और उसे टॉवल दे देती है। रजत, तुम उठी क्यों? स्वर्णिम, तुम भी अपना सिर पोंछ लो, नहीं तो बीमार हो जाओगे। रजत, रही हो, आई एम फाइन, तुम अपने राइवल की चिंता क्यों कर? स्वर्णिम, हम भी नहीं चाहते कि तुम जब हारो तो ये कहो कि मेरी वजह से तुम बीमार हो गए, तुम कुछ दिन बर्बाद हो गए। रजत टॉवल लेकर रजत फिर साइड कर देता है। स्वर्णिम, तुमको सिर पोंछते नहीं आता क्या? रजत, आई एम फाइन। स्वर्णिम, तुम अगर जिद्दी हो तो मैं भी स्वर्णिम मिश्रा हूँ, यहाँ एक ही जिद्दी इंसान रह सकता है। स्वर्णिम रजत को उसी चेयर में बिठाकर उसका सिर पोंछने लग जाती है। वो उसको देख रहा होता है, आखिर स्वर्णिम ही पहली इंसान है जिसने रजत को हराया था। पीछे बैकग्राउंड में सॉन्ग चल रहा होता है, सावन बरसे तरसे दिल, क्यों न घर से निकले दिल, बरखा में भी दिल प्यासा है, ये प्यार नहीं तो क्या है? स्वर्णिम की नज़र उसके हाथों की उंगलियां में जाती है। स्वर्णिम, तुम भी अपना हाथ दीवार में मार देते हो जब गुस्सा आता है। रजत, पंचिंग बैग है उसमें, तुम भी ऐसा ही करती हो क्या? हैरानी से पूछते हुए स्वर्णिम, हाँ कभी कभी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। एक पल के लिए दोनों अपनी नफरत भूल गए थे। तभी वो 12 साल का बच्चा अपनी माँ के साथ आता है। रजत उसे देखता है, कहता है कि रजत, इनको आश्रम में कुछ काम के लिए रख लेना, इस बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवा देना, इनको यही रख देना, किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये मत भूल जाना कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। ये आश्रम मेरा भी है, इसलिए मैं किसी को भी काम पर रख सकता हूँ। जो भी इस आश्रम के लिए नेसेसरी होगा मेरे मैनेजर को बता देना, मैं फंड दे दिया करूँगा। अभी मैं आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ 1 साल के लिए। 1 साल बाद देखेंगे जब मैं इंडिया लौट आऊँगा, किसकी जीत होगी किसकी हार। मैंने मन्नत को मैसेज कर दिया है, वो डॉक्टर को दिखाकर एंटीटेटनस का इंजेक्शन लगवा देगा तुम्हें। स्वर्णिम इंजेक्शन का नाम सुनकर चिढ़ जाती है, क्योंकि उसे इंजेक्शन से डर लगता है। गुस्से कहती है कि स्वर्णिम, तुम तो दुश्मनी के भी लायक नहीं हो, आई हेट यू। रजत उसके ओर पीट करके हल्का सा मुस्कुराता है, फुल स्वैग में जाने लगता है। कहीं दूर से कोई दो उनकी बातें सुन रहा होता है, वो और कोई नहीं एसके शर्मा जी होते हैं। एसके शर्मा, किट्टू तुम्हें भी प्यार हो गया है, वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। काकी की बातों से मुझे भी एहसास हो गया है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। तुम उसकी तकलीफ नहीं सहन कर पाए, तुम तो अभी जर्मनी जाने वाले हो, जब वहां से आओ तो तुम्हारे जीवन की शुरुआत हो।
सारी कड़वाहट मिट जाए, बस ये 6 महीने बीत जाए। तुम जर्मनी से आ जाओ, उसके बाद मैं खुद मिनी को सूरत तुम्हारे पास भेजूंगा। हे अम्बे माँ, जो तूने राह दिखाई है उसी रास्ते में चल रहे हैं। बस इसी तरह अपने इस बेटे की मदद करना। रजत कार में बैठकर फोन पर अपने किसी खास एजेंट को फोन करता है। उसका नाम हर्ष होता है। रजत, मैं तुम्हें एक फोटो सेंड कर रहा हूँ और नाम भी। मुझे 6 महीने की एक डिटेल चाहिए उस लड़की की। मैं इंडिया आऊँ तब। विनय, सर वो लड़की बहुत अच्छी है, आप उसको माफ नहीं कर सकते? रजत तुमसे पूछा। विनय, सर आप 6 महीने की जर्मनी जा रहे हैं तो मिनी मैडम को 1 साल का क्यों बताया? रजत, मिनी मैडम? विनय जी, उनका नाम थोड़ा डिफिकल्ट है तो उन्होंने ही मुझे मिनी मैडम बोलने को कहा। उन्होंने कहा था कि जो उनको अच्छे लगते हैं वो उन्हें मिनी बुलाते हैं। रजत धीरे से बड़बड़ाता है, उसे सब अच्छे लगते हैं, बस मुझसे ही प्रॉब्लम है। विनय, मैडम क्या आइडिया लगाती है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन झटपट मिल जाता है। बहुत टैलेंट है उनके अंदर। इंटरेस्ट लेते हुए रजत कहता है कि रजत, अच्छा ऐसा क्या आइडिया लगाया? विनय, सर आपकी गाड़ी में किसी ने स्क्रैच कर दिया था, उन्होंने आपकी कार में स्माइली स्टिकर लगा दिए। रजत, व्हाट, कब हुआ ये? विनय, कल शाम में जब मैं और नवीन सर मिनी मैडम की बेकरी में थे। फ्लैशबैक। विनय, मेरी जॉब चली जाएंगी पक्का, इन लोगों को अभी गाड़ी में स्क्रैच लाना था। मिनी, आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? विनय, अरे मैडम हाइपर न तो क्या करूं, 1.2 करोड़ की कार है, सर की फेवरेट कार है, वो तो मुझे आज शूट कर देंगे। उन्होंने इस कार में बहुत ही कम लोगों को बिठाया है। नवीन, आद्विक, दादी के बाद में ही बैठा हूँ। मिनी, 1 मिनट, मेरे सर कहते थे कि समस्या है तो समाधान ढूंढो, वरना तुम ही समस्या हो। 1 मिनट। स्वर्णिम स्माइली स्टिकर लेकर रजत की कार में लगा देती है। विनय, मैडम ये क्या किया? सर बहुत गुस्सा करेंगे। स्वर्णिम, देखो अब पता चल रहा है कि कार में स्क्रैच था, नहीं न इस बात की गारंटी में लेती हूँ। तुम्हारे सर का ध्यान जाएंगे ही नहीं। नवीन, कैसे? स्वर्णिम, अरे उन्हें खुन्नस और एटीट्यूड दिखाने से फुर्सत मिलेगी तब न, जब तक सामने से नहीं बताएंगे पता नहीं चलेगा आपके खुन्नस कुमार को। नवीन, तेरी भी चुप, मेरी भी चुप। फ्लैशबैक एंड रजत, तुम मुझे अब बता रहे हो? विनय, सर मैं आई एम सॉरी। रजत, एक शर्त पर तुम स्वर्णिम पर नजर रखोगे, उसके बारे बारीक से बारीक डिटेल निकाल कर रखोगे, उसे ये नहीं बताओगे मैं 6 महीने के लिए जा रहा हूँ, 1 साल के लिए नहीं। 6 महीने बाद जब मैं आऊँ तो मुझे उसकी एक बारीक डिटेल चाहिए, उसकी कमजोरी, एवरीथिंग। विनय, जी सर। रजत मन में, अब देखना मिस सुनामी मैं क्या करता हूँ, तुम्हें हरा कर रहूंगा। रजत घर आता है, सबको सूरत जाने के लिए कहता है। सभी रजत प्राइवेट जेट से सूरत जाने के लिए निकल जाते हैं। गई से आई नो मैं रोज चैप्टर अपलोड नहीं कर पाए, अब मैं करूंगी डेली। इमरजेंसी थी इसलिए लेट हो गया, पर अब मैं डेली करूंगी, अपने पाठकों के अकॉर्डिंग ही कहानी क्रिएट करूंगी। आप सबको नॉवेल अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करिए। बने रहिए प्रेम के स्वर्णिम सफर में।